नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत की बुनियाद पर बात करने वाले हैं, मतलब उसका जो राजनीतिक नक्शा है वो कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारतीय संविधान के पहले 4 अनुच्छेदों का विश्लेषण करते हैं। ये वो नियम हैं जो तय करते हैं कि भारत असल में है क्या। जी। और ये संविधान का एक ऐसा हिस्सा है जो सुनने में तो काफी तकनीकी लगता है, पर असल में भारत की एकता की और उसके लचीलेपन की पूरी कहानी इन्हीं 4 अनुच्छेदों में छिपी हुई है। बिल्कुल, तो आज का मिशन साफ है। हमें ये समझना है कि संविधान के पन्नों पर भारत की परिभाषा क्या है। क्या राज्यों की सरहदें पत्थर की लकीर हैं या उन्हें बदला जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, ये शक्ति आखिर है किसके पास? चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। संविधान का पहला ही अनुच्छेद वो कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये पहली लाइन दिलचस्प है। एक तो देश के दोनों नाम भारत और इंडिया यहीं से आते हैं। हाँ, और नामों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो वाक्यांश, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाँ। संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर इस शब्द का इस्तेमाल किया था। ये अमेरिका जैसा फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, अच्छा। जहां अलग अलग राज्य एक समझौते के तहत साथ आए थे। भारतीय संघ किसी समझौते का नतीजा नहीं है। एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? क्या इससे कोई व्यावहारिक फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा। देखिए, समझौते का मतलब होता है कि जो पार्टियां साथ आई हैं वे चाहे तो अलग भी हो सकती। अलग भी हो सकती हैं, बिल्कुल। लेकिन राज्यों का संघ का मतलब है कि ये संघ स्थायी है, अटूट है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब किसी भी राज्य के लिए ब्रेग्जिट जैसा कोई विकल्प है ही नहीं कि वो तय करे कि अब उसे भारत का हिस्सा नहीं रहना है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी राज्य को ये अधिकार नहीं है, और ये बात पहले ही अनुच्छेद में साफ कर दी गई है। अच्छा, तो ये पहली लाइन में एक बहुत बड़ा बयान है, देश अखंड है। लेकिन इसी अनुच्छेद में भारत का क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया का भी जिक्र है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला, सभी राज्यों के क्षेत्र। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा, जो मुझे हमेशा बहुत दूरदर्शी लगता है, ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार अधिग्रहित कर सकती है। संविधान निर्माताओं ने भविष्य के लिए भी एक दरवाजा खुला छोड़ दिया था। और इसका एक क्लासिक उदाहरण सिक्किम है ना? 1975 में जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना तो इसी प्रावधान के तहत उसे शामिल किया गया था। बिल्कुल सही। पहले उसे एक सह राज्य या एसोसिएट स्टेट बनाया गया और फिर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये संविधान की इसी दूरदर्शिता को दिखाता है। ठीक है, तो पहली बात साफ है, भारत एक मजबूत अटूट संघ है, कोई भी राज्य छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, अगर संघ इतना ही मजबूत और अटूट है तो फिर हम इतने सारे नए राज्य बनते हुए क्यों देखते हैं? 2014 में तेलंगाना बना, उससे पहले 2000 में झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ बने। ये तो एक तरह का विरोधाभास लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और इसी विरोधाभास में भारतीय संघ का असली चरित्र छिपा है। इसे समझने के लिए एक बहुत मशहूर वाक्यांश इस्तेमाल होता है, भारत अविनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ नहीं है, अच्छा। बल्कि विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। वाह, ये लाइन तो सब कुछ साफ कर देती है। मतलब देश यानी संघ हमेशा रहेगा, वो अविनाशी है, लेकिन उसके अंदर के जो हिस्से हैं जैसे उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु, वे विनाशी हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है। एकदम सही। संघ को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्यों को बदला जा सकता है। उन्हें तोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, उनकी सीमाओं को फिर से बनाया जा सकता है। और ये असाधारण शक्ति संसद को मिलती है अनुच्छेद 2 और खास तौर पर अनुच्छेद 3 से। चलिए, तो अब इन शक्तिशाली अनुच्छेदों को समझते हैं। अनुच्छेद 2 तो बाहरी क्षेत्रों के लिए है, जैसा हमने सिक्किम के मामले में देखा, लेकिन असली एक्शन तो अनुच्छेद 3 में है, जो देश के आंतरिक नक्शे से जुड़ा है। बिल्कुल। अनुच्छेद 3 संसद को लगभग आप कह सकती हैं असीमित शक्ति देता है। इसके तहत संसद किसी मौजूदा राज्य से उसका कुछ हिस्सा अलग करके एक नया राज्य बना सकती है। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। हाँ, बिल्कुल। या फिर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है। किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है। किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है। और यहां तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। एक सेकंड, नाम भी? मतलब संसद सिर्फ एक कानून पास करके
पश्चिम बंगाल या केरल का नाम बदल सकती है। मुझे तो हमेशा लगता था कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा संविधान संशोधन या उस राज्य की पूरी सहमति जरूरी होती होगी। नहीं, ये शक्ति भी संसद के पास है और इसका इस्तेमाल हुआ भी है। 2011 में ओडिशा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक किया गया था। ये सब संसद ने अनुच्छेद 3 की शक्ति का इस्तेमाल करके ही किया था। ये तो सच में असाधारण शक्ति है। लेकिन इसकी कोई प्रक्रिया तो होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि संसद सुबह उठे और तय कर ले कि चलो आज एक राज्य का भूगोल बदल देते हैं। हाँ, एक प्रक्रिया है। ऐसा कोई भी विधेयक संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है और सिफारिश करने से पहले राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। अच्छा, तो राज्य से पूछा जाता है। लेकिन रुकिए, अगर राज्य की राय की कोई कानूनी अहमियत ही नहीं है तो फिर उनसे पूछने का मतलब ही क्या है? ये सिर्फ एक औपचारिकता लगती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी राज्य ने जोरदार विरोध किया हो? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये एक संघीय शिष्टाचार, जिसे फेडरल कर्टसी कहते हैं, उसका सिद्धांत है कि जिस राज्य पर असर पड़ रहा है उसे अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। लेकिन अंतिम फैसला संसद का ही होता है। और हाँ, जोरदार विरोध कई बार हुआ है। जैसे तेलंगाना के निर्माण के समय आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन संसद ने फिर भी उसे पास करके तेलंगाना राज्य का गठन किया। यह इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अंतिम शक्ति केंद्र के पास ही है। तो ये साफ है कि देश का आंतरिक नक्शा बदलने की चाबी संसद की जेब में है। अब ये सवाल उठता है कि ये प्रक्रिया कितनी मुश्किल है। किसी राज्य की सीमा बदलना एक बहुत बड़ा फैसला है। इसके लिए संसद में किस तरह के बहुमत की जरूरत पड़ती होगी? कोई विशेष 2/3 बहुमत जैसा कुछ? और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, अनुच्छेद 4 के रूप में। ये अनुच्छेद साफ कहता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाया गया कोई भी कानून संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अच्छा, इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि देश का नक्शा बदलने के लिए संसद को किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। यानी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की कोई शर्त नहीं है। तो फिर ये कैसे पारित होता है? यह एक साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से पारित किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई आम बजट या कोई साधारण विधेयक पारित होता है। मतलब सदन में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा का समर्थन ही काफी है। कमाल है। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। मतलब संवैधानिक प्रक्रिया के नजरिए से भारत का राजनीतिक नक्शा बदलना उतना ही सरल है जितना कोई मामूली कानून पास करना। संविधान बनाने वालों ने इतना बड़ा अधिकार इतनी सरल प्रक्रिया के साथ क्यों दिया? इसके पीछे गहरी सोच थी। वे जानते थे कि भारत एक बहुत विशाल और विविध देश है। समय के साथ नई जरूरतें पैदा होंगी, नई मांगें उठेंगी। अगर राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को बहुत जटिल बना दिया जाता तो देश इन मांगों का जवाब नहीं दे पाता और इससे अलगाववादी भावनाएं बढ़ सकती थी। इस लचीलेपन का उद्देश्य देश को प्रशासनिक, भाषाई और विकास की जरूरतों के हिसाब से ढालने की क्षमता देना था। ये हमें हमारे अगले सवाल पर लाता है, क्यों? संविधान ने तो कैसे का जवाब दे दिया कि ये सब एक साधारण बहुमत से हो सकता है, लेकिन जमीन पर इन बदलावों को कौन सी ताकतें प्रेरित करती हैं? सांसद एक दिन अचानक तो ये तय नहीं करते कि चलो एक नया राज्य बनाते हैं। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे दशकों के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन होते हैं। आजादी के बाद जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी भाषा। भाषा, हाँ। लोग चाहते थे कि राज्यों का गठन उनकी भाषा के आधार पर हो। इसी के चलते 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और मद्रास से लेकर पंजाब तक देश का नक्शा भाषा के आधार पर फिर से बनाया गया। और भाषा के बाद झारखंड या उत्तराखंड जैसे राज्यों की मांग तो भाषा पर आधारित नहीं थी। सही। बाद के दशकों में मांगों का आधार बदल गया। अब मांगे पिछड़ेपन, अलग सांस्कृतिक पहचान और प्रशासनिक सुविधा के नाम पर होने लगे। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के आंदोलनों के पीछे मुख्य भावना यही थी कि इन आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों का विकास बड़े राज्यों का हिस्सा रहते हुए नहीं हो पा रहा है।
इन मांगों के पीछे सालों का संघर्ष, प्रदर्शन और राजनीतिक गोलबंदी होती है। संसद तो बस उस सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया पर अपनी कानूनी मुहर लगाती है। तो संक्षेप में अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो तस्वीर ये बनती है, भारत एक अटूट देश है जो टूटने वाले राज्यों से बना है, और इन राज्यों को तोड़ने, जोड़ने या बदलने की अंतिम शक्ति संसद के पास है, जिसे वो एक साधारण बहुमत से इस्तेमाल कर सकती है। बिल्कुल, यह स्थायित्व और लचीलेपन के बीच एक अनूठा संतुलन है। राष्ट्रीय स्तर पर स्थायित्व, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर लचीलापन। इसी डिजाइन ने भारत को अपनी अपार विविधता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को एक साथ लेकर चलने में मदद की है। यह एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है, जो दबाव को एक नियंत्रित तरीके से बाहर निकलने देता है ताकि सिस्टम फट ना जाए। आज के स्रोतों ने इस कानूनी शक्ति की रूपरेखा बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखी है, पर यह हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। संविधान केंद्र को राज्यों की संरचना बदलने की अपार शक्ति देता है, तो क्या ये एक विविधतापूर्ण देश को एक साथ रखने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है, या ये एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जिसका इस्तेमाल देश के संघीय ढांचे को कमजोर करने के लिए भी किया जा सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब संविधान की किताब में नहीं बल्कि देश की राजनीति में मिलता है। यह शक्ति एक साधन है, इसका उपयोग रचनात्मक भी हो सकता है और विवादास्पद भी। असली कहानी इस बात में छिपी है कि इस शक्ति का इस्तेमाल कब, क्यों और किन राजनीतिक परिस्थितियों में किया जाता है। कानून रास्ता दिखाता है, पर उस रास्ते पर चलने की मंशा हमेशा राजनीति ही तय करती है।